हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स। तो आप सब कैसे हो? तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है 2026 के लिए और 2025 मेंस के लिए जो आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन चल रही है अभी, वो बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर सेट ए अभी डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा 12वां पार्ट रहने वाला है। ऑलरेडी हमने इसके 11 पार्ट डिस्कस कर लिया था। तो आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 66 से लेकर के हम क्वेश्चन नंबर 76 तक हमारा आज का डिस्कशन रहने वाला है। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाली है, तो आप लास्ट तक ज़रूर देखना। तो इस तरीके से अभी हम क्या कर रहे हैं, पार्ट बाई पार्ट यूपीएससी का जो पेपर हुआ था अभी रिसेंटली उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के पेपर में भी मतलब आज का भी जो डिस्कशन रहेगा वो हमारे किस पे रहेगा, 2025 के प्रीलिम्स पे रहेगा। और जैसे कि आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू बता देता हूँ यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का जो पेपर होता है ना वो किस तरीके से होता है। देखो, अगर हम यूपीएससी के प्रीलिम्स की पेपर की बात करें ना तो वो होता है दो स्टेज में। जो पहला स्टेज होता है वो होता है हमारा जीएस यानी कि जनरल स्टडी। दूसरा होता है हमारे पास जो पेपर होता है वो होता है सी सेट का। दूसरा आपको कौन सा देखने को मिलेगा? सी सेट का। सी सेट ये होता है हमारा 200 मार्क्स का। जीएस का पेपर भी कितने मार्क्स का होता है? 200 मार्क्स का होता है। जीएस के पेपर में ये रहता है कि आपको कट ऑफ लिस्ट में आना होता है और सी सेट के पेपर में सिर्फ और सिर्फ आपको 33% की रिक्वायरमेंट होती है इसको क्वालिफाई करने के लिए। यानी कि 200 मार्क्स में से ओनली आपको कितना चाहिए होता है? 66 मार्क्स चाहिए होता है। सी सेट का जो पेपर होता है उसमें आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? 80 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर हम जीएस की बात करें तो इसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसमें हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और सी सेट का हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 2.5 मार्क्स का होता है। इसमें नेगेटिव मार्क्स भी होते हैं, 0.66 नेगेटिव होते हैं। तो आपको जो प्रीलिम्स क्वालिफाई अगर करना है तो आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ आपको 55 से लेकर के 60 क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं? अटेम्प्ट करने हैं। और वो क्वेश्चन आपके क्या होने चाहिए? एकदम करेक्ट होने चाहिए। क्योंकि अगर आप प्रीवियस 5 ईयर का अगर आप कट ऑफ लिस्ट को अगर आप एनालाइज करो तो एक भी साल ऐसा नहीं था जिसमें 95 से ऊपर कट ऑफ गया हो। हाईएस्ट जो कट ऑफ गया वो कितना गया था? 92.51 कट ऑफ गया था। वो भी कब? 2020 में। जैसे 2024 की बात कर लो तो वहाँ पे 87.98 का कट ऑफ आया था। 2023 की बात करें तो वहाँ पे 75.41 मार्क्स का कट ऑफ आया था। 2022 की बात करें तो वहाँ पे जो कट ऑफ आया था वो कितना आया था? 88.22 मार्क्स का कट ऑफ आया था। 2021 में 87.54। तो मतलब इन शॉर्ट आप ये समझिए कि आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए जो टारगेट लेके चलना है ना वो कितना लेके चलना? 100 से लेकर के 110 मार्क्स का कट ऑफ लेकर, मतलब अपना खुद का टारगेट लेकर के चलना है। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा कट ऑफ लिस्ट नहीं जाएगा। अगर आप समझ रहे हैं, अगर 110 से ज़्यादा कट ऑफ लिस्ट जा रहा है तो पेपर जो होगा उस टाइम पे वो बहुत इजी लेवल पे आएगा, तब जा करके इतना कट ऑफ जाता है। ऐसे जितना ज़्यादा पेपर हार्ड होता है तो उतना जो कट ऑफ लिस्ट होता है वो कम आता है। जैसे अगर आप 2023 की बात करो ना, वहाँ पे जो कट ऑफ लिस्ट गया था वो कितना गया था? सिर्फ और सिर्फ 75.41 मार्क्स गया था। मतलब पेपर का जो स्टैंडर्ड लेवल था वो ज़्यादा हार्ड था। तो आपको अपनी जो प्लानिंग है प्रीलिम्स के लिए वो इस तरीके की लेके चलनी है कि आपके जो मार्क्स है वो इतने के रेंज में आ जाए। अगर आप ये सोचते हो कि अगर आप 100 में से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, तो इस गलतफहमी में कभी मत रहना। क्यों? क्योंकि अगर आपका एक आंसर गलत जाता है तो 0.66 मार्क्स आपका क्या होगा? नेगेटिव में जाएगा। तो सबसे बेटर तरीका है कि आपके पास जो 100 क्वेश्चंस आए हैं इनमें से आप 50 से 60 वो क्वेश्चंस आइडेंटिफाई कर लो, चेक कर लगा लो, जिसमें आपकी जो आंसर्स होने की जो पॉसिबिलिटी है वो हमेशा क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। तब जाकर के आप क्या कर पाओगे? प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाओगे। और प्रीलिम्स का जो मार्क्स होता है वो कहीं ऐड नहीं होता आपकी रैंकिंग के लिए। रैंकिंग में सिर्फ और सिर्फ आपका मेंस और जो इंटरव्यू में जो आपके मार्क्स आए होते हैं वही काउंट होते हैं। प्रीलिम्स सिर्फ आपका किसी भी तरीके से क्या करना होता है? क्वालिफाई करना होता है। सी सेट को आप इग्नोर बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका जीएस क्वालिफाई हो जाता है बट सी सेट ना क्वालिफाई होने की वजह से उनका प्रीलिम्स क्लियर ही नहीं हुआ था। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, इस साल भी ऐसा ही हुआ।
इसके पिछले के पिछले साल भी हुआ था। तो आपको सी सेट भी साथ में लेकर के चलना है। कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक के लिए आप क्लास 11-12 प्लस रमेश सिंह को फॉलो कर सकते हो। ज्योग्राफी के लिए आपको इन्वायरमेंट, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन एग्रीकल्चर या आप ऐसा कह लो इंडियन ज्योग्राफी आपको क्या करना है, कवर करना है। हिस्ट्री में आपके पास एशियंट, मेडिवल, मॉडर्न और इंडियन नेशनल मूवमेंट कवर करके रखना है। पॉलिटी के लिए आप एम लक्ष्मीकांत को फॉलो कर सकते हो और एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हो। बाकी करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट डेट एंड थीम्स, स्कीम एंड योजना। अगर हम रेंज ऑफ क्वेश्चन की बात करें, 2024 में कितने कितने क्वेश्चन आए थे। इन्वायरमेंट से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, हिस्ट्री से 12 क्वेश्चन पूछा गया था, पॉलिटी से 15 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 18 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक 13 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 14 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 13 क्वेश्चन पूछे गए थे। यही चीज़ अगर हम 2025 को देखें तो 2025 में इन्वायरमेंट से 10 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 12 क्वेश्चन, पॉलिटी से 15 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 14, साइंस एंड टेक से 15 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 21 और करंट अफेयर से 13 क्वेश्चन पूछा गया था। अगर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन इस बार पूछा गया वो किससे पूछा गया, इकोनॉमिक्स से पूछा गया है, पॉलिटी से पूछा गया है, ज्योग्राफी से पूछा गया और साइंस एंड टेक से पूछा गया। ये सब ना करके आपने अगर ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री, इन्वायरमेंट इन सब्जेक्ट को भी ढंग से कवर किया हो या करंट अफेयर ढंग से कवर किया हो तो आप इजीली जो प्रीलिम्स है उसको आप क्या कर सकते थे, क्वालिफाई कर सकते थे। तो चलिए ये हमारा एक छोटा सा ओवरव्यू था कि प्रीलिम्स का पेपर कैसा होता है। वैसे मैंने सिलेबस क्या है 2026 के लिए वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली है, वो वीडियो को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। हेल्पफुल की बात करें तो ये सिर्फ यूपीएससी के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक यूपीएससी है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है या एनडीए है, रेलवे, हर आप को जो एग्जाम्स हैं उसमें आपको लिए वो क्या देखने को मिलेगा, बेनिफिशियल देखने को मिलेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारा क्या रहता है वही रहता है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 66 से नहीं 65 से डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी लास्ट क्लास में हमने 64 तक हमने क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है ना वो फाइनेंस कमीशन के रिगार्डिंग में दे रखा है। एक मिनट, सॉरी 65 तक डिस्कस कर लिया था, 66 से डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ना ये किसके रिगार्डिंग में दिया गया है, फाइनेंस कमीशन के रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो 15th फाइनेंस कमीशन था उनके द्वारा कुछ रिकमेंडेशंस दी गई थी, तो वो जो रिकमेंडेशंस उनके द्वारा दिया गया था ना उसके रिगार्डिंग में आपके पास क्या है, 4 स्टेटमेंट है और इन चारों स्टेटमेंट में से बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। जैसे कि अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो पहला स्टेटमेंट ये कहा गया था कि जो 15th फाइनेंस कमीशन है उन्होंने कहा था कि जो 4008 करोड़ रुपीस है यानी कि जो रुपए है वो 2022-23 से लेकर के 2025-26 के लिए वो क्या करेगा, एजुकेशनल में रिफॉर्म्स लाने के लिए वो स्टेट को क्या करेगा, इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराएगा। ये पहला स्टेटमेंट कहा गया। दूसरे स्टेटमेंट में ये कहा गया कि जो 45% है वो नेट प्रोसीड करेगा किसके लिए, जो यूनियन टैक्स का जो पैसा होगा वो किसके साथ शेयर करेगा, स्टेट के साथ शेयर करेगा। तीसरा स्टेटमेंट कहा गया कि जो 45,000 करोड़ है उसको परफॉर्मेंस बेस पे वो क्या करेगा, स्टेट को इंसेंटिव्स देगा ताकि वो क्या कर सके, एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स कर सके। चौथा स्टेटमेंट कहा गया था कि ये क्या करेगा, री इंट्रोड्यूस करेगा जो भी टैक्स एफर्ट है और जो रिवॉर्ड क्या रिवॉर्ड फिजिकल परफॉर्मेंस के बेसिस पे। मतलब आप इन शॉर्ट ये समझिए जो टैक्स इनफर्ट्स है, टैक्स इनफर्ट्स वो क्या करेगा, फिर से लागू करेगा। तो इनमें बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। जैसे ऑप्शन ए है ओनली 1, 2 एंड 3, ऑप्शन बी है 1, 2 एंड 4, ऑप्शन सी है 1, 3 एंड 4, ऑप्शन डी है 3, 2, 3 एंड 4। देखिए इस वाले ऑप्शंस में ना आपको एक बेनिफिट ये मिल सकता है कि आप इसमें एलिमिनेशन मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि सिर्फ आपको पता है कि ये तीनों स्टेटमेंट के बारे में आपको नहीं पता है, बस आपको एक स्टेटमेंट पता है सेकंड के लिए कि नहीं ये 45% नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है फर्स्ट ये 41% है, बस आपको इतना सही ही पता है। तो जिस वजह से हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो जिस जिस स्टेटमेंट में ऑप्शन 2 है वो गलत हो जाएगा। जैसे अगर हम ऑप्शन ए की बात करें गलत, ऑप्शन बी एलिमिनेट हो जाएगा एंड ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सॉरी
ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो सीधा सीधी आपका जो आंसर निकल के आएगा वह आपका आंसर क्या निकल के आएगा, ऑप्शन सी निकल के आएगा। और ऑप्शन सी क्या है हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन से समझिए। देखिए जो हमारा पहला स्टेटमेंट है ना उसमें ये बिल्कुल बात सही रखी गई है कि जो 15 फाइनेंस कमीशन थी ना उसने 4800 करोड़ रुपीस जो था वो 2022-23 से लेकर के 25-26 तक के लिए वो क्या करेगा, स्टेट को इंसेंटिव के तौर पे देगा ताकि वो क्या कर सके, एजुकेशन में रिफॉर्म्स यानी कि सुधार ला सके। दूसरा स्टेटमेंट मैंने बता दिया कि क्या गलत था, वहां पे 45 नहीं बस 41% होगा, बाकी पूरा सही है, 45 की जगह पे 41। तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है और चौथा भी सही है। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 67 समझिए। और इसके सोर्स की बात करें ना तो ये आपको किस में देखने को मिल जाएगा, करंट अफेयर और इकोनॉमिक्स टाइम्स में देखने को मिलेगा। जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 67 है इसमें आपके पास क्या दे रखा है, इसमें क्या कहा गया है कि जो इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है इसके बारे में हमारे पास 3 स्टेटमेंट दिया गया है और तीनों स्टेटमेंट में से बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। तो जैसे कि पहला जो स्टेटमेंट है ना वो ये कहा गया है कि ये जो मीडियम जो मिडिल इनकम वाली जो कंट्री है ना उनको ये क्या देता है, मतलब एक तरीके से लोन्स प्रोवाइड कराता है, लोन्स और गारंटी प्रोवाइड कराता है। दूसरा स्टेटमेंट में कहा गया है कि यह सिर्फ अकेले गरीबी कम करने में क्या करता है, काम करता है, यानी कि पॉवर्टी को रिड्यूस करने में काम करता है, किसमें, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उनमें। तीसरा स्टेटमेंट कहा गया है कि इसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप को नया बनाने के लिए इसे फिर से क्या किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। अब इन तीनों में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। जैसे ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन 1 एंड 2, ऑप्शन बी 2 एंड 3, ऑप्शन सी 1 एंड 3 एंड ऑप्शन डी 1 2 एंड 3। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी देखने को मिलेगा, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्यों गलत है आप ये समझिए कि ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक हिस्सा है, इसके साथ अदर ऑर्गेनाइजेशंस भी आपको देखने को मिलेगा जैसे IDA, IFC और MIGA। तो ये सिर्फ एक सिंगल हैंडली बॉडी नहीं है, इसके साथ और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है वो काम कर रही हैं। तो इसलिए हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, टोटली गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। और अगर हम इसके एक्सप्लेनेशंस की बात करें तो तीसरा स्टेटमेंट सही है कि 1944 में जो ब्रेटन वुड्स जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, कॉन्फ्रेंस, इसमें ये बात रखी गई थी कि इसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसे फिर से क्या किया जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें ना तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट, मतलब यहाँ पे ना हमारे पास क्या है, 3 स्टेटमेंट दिए गए और तीनों स्टेटमेंट में से बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। और ये स्टेटमेंट किसके रिगार्डिंग में है, एक है RTGS और दूसरा है NEFT के रिगार्डिंग में। तो इनमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो जैसे कि अगर हम इसमें बात करें ना फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो इसमें ये कहा गया है कि जो RTG है वो तुरंत क्या कर सकते हैं, मतलब क्लियर हो जाता है तुरंत। इसमें अगर हम बात करें तो ये क्लियर होता है, और NEFT में की बात करें तो इसमें इसको क्लियर होने में क्या लगता है, टाइम लगता है। दूसरा स्टेटमेंट कहा गया है कि जो RTGS है में इनवर्ड ट्रांजेक्शन्स पर क्या होता है, जो टैक्स होता है ट्रांजेक्शन्स पे वो क्या होता है, शुल्क लगाया जाता है, जबकि NEFT में नहीं होता है। दूसरा स्टेटमेंट में कहा गया है शुल्क, मतलब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, चार्ज देखने को मिलेगा, यानी कि जो उस पर चार्ज लगाया जाता है, ठीक है। और तीसरा स्टेटमेंट में आपको क्या देखने को मिलेगा, जो RTG है कि ऑपरेटिंग आवर्स क्या होते हैं वो सीमित होते हैं, जबकि NEFT के नहीं होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा ना ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, तो वो क्या देखने को मिलेगा, सी देखने को मिलेगा, यानी कि दूसरा और सॉरी पहला और तीसरा सही है,
दूसरा गलत है, दूसरा क्यों गलत है? देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें ना, तो जो RTGS है यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसमें क्या होता है, टाइम बहुत ही ज़्यादा क्या लगता है, टाइम मतलब इसमें जो टाइम होता है वो क्या लगता है, बहुत ही ज़्यादा कम लगता है। दूसरा स्टेटमेंट हमारा इसलिए गलत है क्योंकि इसमें ये इनवर्ड या रिसीवर की कोई भी इस पर चार्ज नहीं होता है, इसलिए ये क्या होता है, गलत हो जाता है। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें तो जो RTGS है कि कुछ समय होते हैं, लेकिन अगर हम वहीं पे बात करें NEFT, पहले 24/7 यानी कि सातों सप्ताह 2400 घंटे था, अब लगभग हमेशा ये खुला रहता है। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। आज का आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, आपको RTGS और NEFT के बारे में क्या करना है, रीड करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने इससे क्या समझा है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में आपसे क्या पूछा है कि इनमें से ऐसे कौन कितने कंट्री हैं जिनका, अगर हम बात करें इंडिया वेरा इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट यानी कि जो भारत का जो UPI है वो क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ये सीधा सीधी क्वेश्चन किससे, करंट अफेयर से, क्योंकि ये करंट अफेयर में कब आया था, जब सिंगापुर ने भी इसको क्या कर लिया था, अडॉप्ट कर लिया था कि अब सिंगापुर भी क्या करेगा, भारत का UPI ट्रांजेक्शन यूज़ करेगा, तब से ये करंट अफेयर में बना हुआ था। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो एक तो आपको पता चल गया कि सिंगापुर फिक्स है। ऑप्शंस की बात करते हैं, पहला है UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दूसरा है फ्रांस, तीसरा जर्मनी, चौथा सिंगापुर और पांचवा है बांग्लादेश। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी देखने को मिलेगा, ओनली 3। बांग्लादेश और जर्मनी की बात करें तो यहाँ पे भारत का जो UPI सिस्टम है वो आज भी यूज़ नहीं किया जाता है। तो NPCI की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इंडिया के अलावा भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और UAE क्या किया जाता है, यहाँ पे जो भारत का UPI सिस्टम है वो यूज़ किया जाता है। जबकि अगर हम जर्मनी और बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ पे यूज़ नहीं किया जाता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 ये किससे पूछा गया है, योजना से ये क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त जो बिजली योजना है इसके रिगार्डिंग में आपके पास 3 स्टेटमेंट है और इन तीनों स्टेटमेंट में से बताने कि कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जैसे कि पहला स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि यह रेसिडेंशियल सेक्टर में 1 करोड़ रूफटॉप सोलर पैनल की स्कीम है, पहला स्टेटमेंट कहता है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री ग्रास रूट लेवल पर इंस्टॉलेशंस की ट्रेनिंग देंगे। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि यह स्कीम 3 लाख से अधिक स्किल्ड मैन पावर तैयार करेगा। अब इन तीनों में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो ये बिल्कुल भी सही है। ये जो स्कीम है वो रेसिडेंटल रूफटॉप्स पर 1 करोड़ सोलर पैनल लगाने का क्या था, इस पर फोकस किया गया था। तो इसलिए हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट की बात करते हैं तो ये स्किल ट्रेनिंग का भी क्या है, एक भाग है जो कि ग्रास रूट लेवल पर इंस्टॉल ऑपरेशंस के लिए किया जाएगा। तो ये जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो भी हमारा बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करते थे, इनका एक कंपोनेंट कैपेसिटी बिल्डिंग्स है जो 3 लाख मैन पावर को क्या करेगा, अपस्किल करेगा। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन डी इस करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में आपसे क्या दे रखा है, यहाँ पे ना महात्मा गांधी जी का एक स्लोगन दिया हुआ है कि सेडिकेशन हैज़ बिकम माई रिलीजन। अब क्वेश्चन ये पूछा, ये जो फेमस स्टेटमेंट है ना महात्मा गांधी जी के द्वारा, वो किस टाइम पे दिया गया था। तो जैसे पहला है द चंपारण सत्याग्रह, अगर इसके सोर्स की बात करो तो ये आपको कहाँ से देखने को मिलेगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला है द चंपारण सत्याग्रह यानी कि महात्मा गांधी जी के द्वारा जब चंपारण सत्याग्रह किया गया था तो उसमें ये स्लोगन दिया था। दूसरा ऑप्शन है पब्लिक जो वॉलेटिंग सॉल्ट लॉ एट दांडी। तीसरा है अटेंडिंग द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन, यानी कि महात्मा गांधी जी के द्वारा जो सेकेंड राउंड टेबल जो
अटेंड किया गया था उसमें। अच्छा, आपको ये बताना है कि महात्मा गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन के अंदर में इसको अटेंड किया था या इसका बॉयकॉट कर दिया था? अगर किया था तो किस ईयर में किया था, ये आपको बताना है। वैसे आंसर इसका सी नहीं है, अभी बता देता हूँ। यहाँ से मैंने बस क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर डी कहता है कि जब महात्मा गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट, तो इनमें से बताना था। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। यानी कि महात्मा गांधी ने ये जो स्टेटमेंट है, जो फेमस स्लोगन है या स्टेटमेंट है, वो कब दिया था? 1930 में दिया था। तब कब? जब सॉल्ट मार्च के समय में महात्मा गांधी जी ने कहा था अगर जो सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है इसमें सेडिगेशंस मानी जाती है तो साजिश करना ही उनका क्या होगा? रिलीजन बन जाएगा। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, ये पूछा गया आपसे एशियंट हिस्ट्री से। आप इसको ना दो सब्जेक्ट से रिलेट कर सकते हो। एक है आपका एशियंट हिस्ट्री और दूसरा है आपका आर्ट एंड कल्चर का, आर्ट एंड कल्चर। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि जो मोहनजोदारो के अंदर जो एक डांसिंग गर्ल मिली थी ना, वो किस चीज की बनी हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है ना, सीधा सीधा इसका जो राइट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा ब्रॉन्ज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 की बात कर, सॉरी 73 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 भी आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो किससे पूछा गया? इंडियन नेशनल मूवमेंट का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि जो चौरी चौरा घटना के बाद गिरफ्तार लोगों को जो, यानी कि जो गिरफ्तार लोगों की जो कानूनी रक्षा थी कि वो किसके द्वारा की गई थी? जैसे ऑप्शन ए है CR दास, ऑप्शन बी है मदन मोहन मालवीय एंड कृष्णा कांत, ऑप्शन सी है डॉक्टर सैफुद्दीन किट्स किट्स लेवा एंड खवाजा हसन निज़ामी, और ऑप्शन डी है MA जिन्ना। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए देखने को मिले, सॉरी ऑप्शन बी देखने को मिलेगा। मदन मोहन मालवीय एंड कृष्णा कांत के द्वारा उन लोगों की कानूनी रक्षा की गई थी जिन्हें चौरी चौरा इंसिडेंट में गिरफ्तार कर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में आपसे क्या पूछ रहा है कि गांधी जी ने हरिजन जो अपलिफ्टमेंट है उनको राजनीतिक सामाजिक एजेंडा में शामिल कब किया था? जैसे ऑप्शन ए है पूना पैक्ट के लिए। एक क्वेश्चन और, जब कल हमने डिस्कस करा था ना M लक्ष्मीकांत का जो सेकंड चैप्टर है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमने उसमें पूना पैक्ट के बारे में हमने डिस्कस करा था। आपको ये बताना है कि जो पूना पैक्ट है वो किन दो लोगों के बीच में साइन किया गया था। तो जैसे अगर हम ऑप्शन ए की बात करते हैं तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? पूना पैक्ट। ऑप्शन बी की बात करते हैं तो गांधी इरविन एग्रीमेंट। ऑप्शन सी की बात करते हैं तो क्विट इंडिया मूवमेंट। और ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो प्रोमुलगेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हमने 1935 के बारे में आपको एक छोटा सा ब्लॉग्स भी देखने को मिल जाएगा जो कि आपको इंस्टा पे मिलेगा, वहाँ से आप इसको फटाफट कोई रिविजन भी कर सकते हो। अच्छा ये बताइए, मैंने M लक्ष्मीकांत में भी बताया था आपको जब अभी हमने सेकंड चैप्टर रिवीजन करा था कि हम जो हमारा बेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, बेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन सी एक्ट को कहा गया, ये कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा ना, वो आपको क्या देखने को मिलेगा? ए देखने को मिलेगा, यानी कि पूना पैक्ट। और जो पूना पैक्ट है ना, तो ये कब किया गया था? 1932 के समय में अनटचेबिलिटी को हटाने की बात और को मजबूत की गई थी और हरिजन को अपलिफ्टमेंट को एजेंडा में डाला था। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए देखने को मिलेगा। आप अगर क्वेश्चन एनालाइज करो ना सही से तो इसका आंसर जो मैंने भी थोड़ी देर पहले पूछा कि जो पूना पैक्ट है वो किन के बीच में किया गया था, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। यानी कि एक तो महात्मा गांधी आपको मिल गया कि महात्मा गांधी थे। दूसरा आपको कौन देखने को मिलेगा? यहाँ पे ना हम बात करते हैं हरिजन प्लस अनटचेबिलिटी, तो ये किसके लिए था? BR अम्बेडकर से जुड़े हुए थे ये। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जो पूना पैक्ट साइन किया गया था महात्मा गांधी और अम्बेडकर जी के बीच में किया गया था।
तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 75 में आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे ना आपके पास 3 फ्रूट्स के नाम दिए गए हैं। अब इन 3 फ्रूट्स में से बताना था कि इनमें से कौन कौन से फ्रूट्स हैं जो पुर्तगीज के द्वारा हमारी कंट्री में लाया गया था 16 एंड 17 सेंचुरीज में, जैसे पपाया, पाइनएप्पल एंड गुआवा। ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी ऑल द 3, ऑप्शन डी था नन। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन सी देखने को मिलेगा, यानी कि तीनों। पपाया की बात करें तो न्यू वर्ल्ड ओरिजिन पुर्तगाली के द्वारा लाए गए थे। पाइनएप्पल की भी बात करें तो किन के द्वारा लाया गया था, पुर्तगालीज के द्वारा लाया गया था। गुआवा की बात करें तो वो भी पुर्तगालीज के द्वारा लाया गया था। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी देखने को मिलेगा। चलिए आपके लिए एक होमवर्क है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, फिजिकल ज्योग्राफी। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर बहुत ही ज़्यादा इजीली तरीके से दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर में आपसे क्या पूछ रहा है, 4 कंट्री के नाम दिए गए, इन चारों में से बताना है कि ऐसा कौन कौन सा कंट्री है जिसका जो टाइम जोन है ना वो 4 से ज़्यादा टाइम जोन है। ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया एंड ऑप्शन डी ब्राज़ील। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए मैं इसका आंसर तो बता देता हूँ, लेकिन फिर भी आपके लिए होमवर्क ये रहेगा कि जिस जिस कंट्री का जो टाइम जोन 4 से ज़्यादा है ना ऑप्शंस के, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जैसे ऑप्शन ए क्या है, ऑल द 5, ऑप्शन बी ओनली 4, ऑप्शन सी ओनली 3 एंड ऑप्शन डी है ओनली 2। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है। और ऑप्शन सी में कौन कौन सा देश आता है और उसके कितने टाइम जोन है, ये आपके लिए होमवर्क है। इसको हम अगर नेक्स्ट क्लास में इसका आपको राइट आंसर पता चलेगा। वैसे राइट आंसर तो ऑप्शन सी है, बट मैंने यहाँ पे आपको अभी एक्सप्लेनेशन नहीं बताया है। एक्सप्लेनेशंस आपके लिए होमवर्क है, वो आपको कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन करके बताना है। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 66 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 75 तक मतलब 76 तक डिस्कस करा। और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप उसके आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। और आपको वीडियो के रिगार्डिंग में कोई भी सजेशन है, कमेंट बॉक्स ओपन, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। और वीडियो यदि आपको पसंद आ रही हो या थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।